नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं सीरीज आरएलसी सर्किट आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपको प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट और सीरीज आरएल सर्किट और आरसी सर्किट मैं करा चुका हूँ। अगर प्रीवियस वीडियो को आप देखेंगे तभी सीरीज आरएलसी सर्किट को आप समझ पाएंगे। तो कोई भी बच्चा उन वीडियो को स्किप ना करे। उस पर भी बच्चे, मैं आपको बता दूं, आईटीआई के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम में ये सब आया हुआ है। सारे क्वेश्चन सभी टॉपिक से आए हुए हैं और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही जो मैं आज टॉपिक लेकर चल रहा हूँ सीरीज आरएलसी सर्किट का। तो आइए देखते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट। देखिए, ये सीरीज आरएलसी सर्किट का सर्किट डायग्राम बनाया हुआ मैंने यहाँ पे देखेंगे कि एसी सप्लाई मैंने दी हुई है, करंट है, यहाँ पे तीनों दिए हुए हैं, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। आपको मैं बता दूं, ये भी एक प्रैक्टिकल कंडीशन है। कैसे प्रैक्टिकल कंडीशन है? सब कहेंगे कि सर कैसे हो सकती है प्रैक्टिकल। मैंने आपको बताया था आरएल भी एक प्रैक्टिकल कंडीशन है कि जहाँ पे आपने रेजिस्टेंस यूज करा है, कोई कॉइल आप यूज कर रहे हैं तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा, वो कॉइल है तो उसका एक इंडक्टेंस भी होगा। तो वो एक प्रैक्टिकल कंडीशन है। जैसे कि आपने हीटर के बारे में बात करा होगा, तो हीटर देखा होगा, उसमें कॉइल रहती है तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा, उसका इंडक्टेंस भी होगा। तो वो एक प्रैक्टिकल कंडीशन है। ठीक इसी तरीके से आरसी सीरीज सर्किट की अगर मैं बात करूं, आरसी सीरीज तो एक फैन की जो वाइंडिंग होती है और उसमें कैपेसिटर लगा रहता है, तो वो भी एक आरसी सर्किट होगा, उसमें भी अवेलेबल है। यानी कि कहने का मतलब वहां पे भी हम ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि सीरीज आरएलसी सर्किट आएगा, तो सीरीज आरएलसी सर्किट में आर, एल और सी तीनों कंबाइन है। हालांकि यहाँ पे सीरीज में है, कंडीशन सीरीज की भी हो सकती है, पैरेलल की भी हो सकती है। हालांकि मैंने पैरेलल की नहीं कराई। वो नहीं कराई, इसकी वजह ये है कि आईटीआई के जितने छात्र हैं उनके में सीरीज से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारा सिलेबस नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस के रिगार्डिंग है उतना ही सिलेबस जो आईटीआई के बच्चे कर पाएँ, सो फार सो गुड, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई नीड हो तो मुझे बता सकता है, मैं पैरेलल की भी बता सकता हूँ इसके साथ साथ। लेकिन हाँ, सीरीज आरएलसी सर्किट के साथ आपको पैरेलल आरएलसी सर्किट भी करना होगा, क्योंकि उससे भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जस्ट लाइक यूपीपीसीएल में आ चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको पैरेलल भी कराऊंगा। हाल फिलहाल में सीरीज की मैं प्रैक्टिकल कंडीशन की बात कर रहा था। प्रैक्टिकल कंडीशन की क्या मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे 3 फेज वायर है, जैसे खंभों में 3 वायर लगे होते हैं, तो आपको पता होगा कि उनका अपना एक रेजिस्टेंस है, ये तो आप मानते होंगे। उनका अपना एक इंडक्टेंस भी है। इंडक्टेंस मीन्स जब उस वायर से करंट फ्लो करेगा तो उसका अपना एक इंडक्टर होगा। और दूसरा, जो 3 वायर यूज करे हैं उनके बीच उनका एक कैपेसिटेंस होगा। जस्ट लाइक सिंपली मैं अब आपको बता रहा हूं, जैसे ये 3 वायर हैं, तो जब करंट जाएगी इन वायरों में तो ये खुद तो एक रेजिस्टेंस है ही, और दूसरा ये एक इंडक्टिव भी होगा, क्योंकि इससे जब करंट जाएगी, क्योंकि बंडल कंडक्टर हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसका अपना एक इंडक्टेंस भी बन जाएगा, सभी वायरों का एक क्रिएट हो जाएगा इंडक्टेंस। और जब इंडक्टेंस क्रिएट होगा तो इसका भी इंडक्टर क्रिएट होगा, इसका भी इंडक्टर क्रिएट होगा, तो इनके बीच क्या होगा, कैपेसिटर भी क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए हमें सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी सर्किट भी पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिकल कंडीशन कहलाई जाती है। हाल फिलहाल में इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। तो हमें तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है, तो यही आपके एग्जाम में भी आता है। तो आज हम सीखेंगे कि सीरीज आरएलसी सर्किट कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे आपको अगर प्रीवियस वीडियोस आप देखें तो आपको सब पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये हो रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसका पहले फेजर डायग्राम बना रहा हूँ। किसका? फेजर डायग्राम सीरीज आरएलसी सर्किट का। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं आई करंट मान लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वोल्टेज मैंने कंसीडर करी थी। यहाँ पे आपको पता है वी आर मैंने कंसीडर किया था, जो कि वी आर किसके बराबर था, आई आर के बराबर था। देखिए, यहाँ पे पहले
VL कंसीडर किया गया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि L और C दोनों कंबाइन है तो यहाँ पे इमेजिनरी पे मैं VL माइनस VC कंसीडर करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कंबाइंड लेके चलता हूँ इस फेज को, यानी कि कहने का मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अगर करंट यहाँ पे तो करंट है और यहाँ पे वोल्टेज अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो ये कंबाइन वाली है, इमेजिनरी पे ही तो बनेगा। तो यहाँ पे अभी मान के चल रहे हैं कि वोल्टेज किसकी बड़ी है, इंडक्टर की वोल्टेज कैपेसिटेंस से बड़ी है, इसलिए VL माइनस VC लिख दिया। अगर ऐसा होता है कि कैपेसिटर की वोल्टेज बड़ी होती है किससे, इंडक्टर से, तो नीचे की तरफ बनेगा। तो अब आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूं मैं। तो अब अगर मैं रिजल्टेंट बनाता हूं तो आप देखिए रिजल्टेंट किस प्रकार बनेगा। ये देखिए ये बन गया मेरा रिजल्टेंट V। ये किससे बना, जब VL माइनस VC यानी VL बड़ा है VC से, तब ये बनेगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं VL ग्रेटर देन VC। ये कंडीशन तब होगी जब VC ग्रेटर देन VL हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हम इसका भी रिजल्टेंट बना लेते हैं। देखिए ये बनेगा। अब आपको मैंने बताया था जो एंगल होता है, जो फाई एंगल होता है, वो मेन करंट और मेन वोल्टेज के बीच होगा। मेन करंट या मेन वोल्टेज का कहने का मतलब क्या है कि करंट तो हमने रेफरेंस मान ही ली थी यहाँ पे, और वोल्टेज कौन सी वोल्टेज लेनी है, ये वाली या ये वाली। भाई ऑब्वियस सी बात है ये वाली वोल्टेज मुझे लेनी है। क्यों लेनी है ये वाली वोल्टेज, क्योंकि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके आया है, तो ये हम इसको रिजल्टेंट वोल्टेज बोलते हैं। रिजल्टेंट वोल्टेज ही हमारी क्या है, मेन वोल्टेज होती है। तो इन्हीं के बीच, इन दो के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच ही हम 5 लक्स रखते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ की बात करें तो हम 5 लक्स इधर रखेंगे इस ट्राइंगल के लिए। तो हाल फिलहाल में जनरल कंडीशन में लेके चल रहा हूँ, अधिकतर इस ये कंडीशन ज़्यादा प्रीफर होती है एग्जाम में, VL ग्रेटर देन VC। तो अगर मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, तो देखते हैं कि ये वाला ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, सेम यही वाला। ठीक, तो अब ये तो इसकी 90 डिग्री की कंडीशन है, ये आपका क्या है, VR है। ये आपकी कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन इसके पैरेलल है, तो ये कौन सी हुई, VL माइनस VC, VL माइनस VC हो गई। अब इसके बाद ये जो हमारी बचती है ये कौन सी वोल्टेज हुई, ये हमारी V वोल्टेज हुई। कितनी, V वोल्टेज हुई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी V वोल्टेज हो गई है। तो अब हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। अब आपको ये कंडीशन पता होगी, जस्ट मैंने बगल में सारा यहाँ पे लिख रखा है बोर्ड पे, तो ये कोई भी कर सकता है इसको। कैसे, देखिए यहाँ पे आप देखें तो हम क्या लेके चले, इस रिजल्टेंट वोल्टेज को अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला मुझे ये वाला लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो V स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर रिजल्टेंट, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ, ये हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हुआ, बेस। तो V स्क्वायर और क्या है, बेस का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, V स्क्वायर इसका भी लिख लिया, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। समझ में आया यहाँ पे कुछ। तो प्रीवियस वीडियो देखते रहेंगे तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को आ जाएगा। अगर वीडियो ही नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। सोचे कि भगवान धरती पे आ जाए और सब कुछ बता जाए, ऐसी कोई मुगली गुट्टी किसी के पास नहीं है। मेहनत ही एक इलाज है इसका, तो मेहनत करिए तभी कुछ फल आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए V स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगर यहाँ पे चले और फर्दर, तो इसे थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। देखिए VR को हम क्या लिख सकते हैं, VR को हम IR लिख सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ इसमें भी कि जैसे ही यहाँ पे करंट पहुंचेगा तो IR इसका वोल्टेज निकल के आएगा, तो मैंने लिखा I इंटू R, लेकिन इसका होल स्क्वायर है। ऐसे ही VL का निकल के आएगा। VL का मैंने क्या लिखा था, आपको पता होगा VL का क्या लिखा था। VL का वोल्टेज मैंने लिखा था XL, VL इक्वल्स टू IXL, और VC का IXC। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं।
VL का वोल्टेज I XL माइनस I XC इसका होल स्क्वायर। समझ में आया? अब मैं क्या काम कर रहा हूं कि इसका रूट डाल दे रहा हूं होल का, और यहाँ पे V लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये भी I स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ से I कॉमन ले लिया, लेकिन इस ब्रैकेट से, इस करली ब्रैकेट से जो निकलेगा, सर्कुलर ब्रैकेट से जो भी ये निकलेगा, यहाँ पे I आएगा। ठीक है ना? देखिए I इधर भी है, I इधर भी है, लेकिन I जब हम कॉमन लेंगे तो इसका टोटल का I स्क्वायर है, इधर से भी I स्क्वायर निकल के आएगा, तो रूट के आगे क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। V इक्वल्स टू, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू IZ, वेयर Z क्या होता है आपका? इक्वल्स टू वैल्यूज की R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और आप Z को ही क्या बोलते हैं? Z ही आपका इम्पीडेंस होता है, ये सबको मालूम हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इम्पीडेंस होता है। कभी कभार इसी को ही एडमिटेंस भी पूछ लेते हैं। आपको मैं बता दूं एडमिटेंस क्या होता है। एडमिटेंस इसका रेसिप्रोकल होता है, इम्पीडेंस का उल्टा एडमिटेंस होता है, जिसे y से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है 1/z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इम्पीडेंस के। तो एडमिटेंस भी आएगा, लेकिन अभी ये कंडीशन मैं आपको पैरेलल में भी बताऊंगा, लेकिन कभी कभार किसी के द्वारा ही न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एडमिटेंस भी मैं आपको आगे फर्दर वीडियोस में, जब मैं पैरेलल RLC सर्किट लेके आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इम्पीडेंस यहाँ पे समझ में आता है। फिर इसके बाद आपको अगर कंडीशन निकालनी है, एंगल कंडीशन निकालनी है, तो एंगल कंडीशन कैसे निकाली जाए? देखिए एंगल कंडीशन निकलेगी tan phi इक्वल्स टू, मैंने बताया था tan phi क्या होता है? P अपॉन B होता है। P अपॉन B का मीनिंग क्या हुआ? P अपॉन B। देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है ऊपर VL माइनस VC अपॉन B कितना है? B है VR, तो VL माइनस VC बाई VR। तो VL कितना है? I XL I XC अपॉन IR। I कॉमन लिया, I से I कट गया, XL माइनस XC बाई R। ये है हमारा tan phi। हमें अगर एंगल निकालना है फाई एंगल, तो tan इनवर्स इधर पहुंच जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास? tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R। तो ये हमारा फाई निकल के आता है। देखिए हाल फिलहाल में हमने क्या क्या चीज पढ़ी अभी। देखिए यहाँ पे आप फेजर डायग्राम देख सकते हैं। फिर आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा इसके बारे में, इम्पीडेंस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया, कई बार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि सीरीज RLC सर्किट से भी एडमिटेंस पूछ लेता है कभी कभार। तो आपसे एंगल के बारे में भी पूछा चला जाता है कभी कभार कोई, तो ये भी आपको मैं बता दूं। कुछ एक कंडीशंस भी मैं आपको RL सर्किट के बारे में बताता हूं, जैसे कि सीरीज RLC सर्किट के बारे में। तो जैसे कि कभी कभार आपसे ये भी पूछ लेता है कि cos फाई की कंडीशन क्या होती है, यानी पावर फैक्टर इसका क्या होगा, इसका, इस कंडीशन से पावर फैक्टर क्या होगा। कभी कभार ये भी एक क्वेश्चन बहुत बार राइज हो जाता है। मैंने RL सर्किट में नहीं बताया, RC सर्किट में नहीं बताया, अगर मैं यहाँ बता देता हूँ तो आप वहाँ पे भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अधिकतर सीरीज RLC सीरीज सर्किट से ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपको मैं यहाँ बता भी रहा हूँ तो उधर आप सीख भी जाएंगे अगर आप इधर सीखेंगे। देखिए cos फैक्टर ये बहुत बार आ चुका है, ये भी cos फाई आपको बताना है। cos फाई किसके थ्रू बताना है? इम्पीडेंस के थ्रू बताना है। जैसे इम्पीडेंस है ये, सपोज, अभी आप रुकिए, देखिए मैं बताता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस भी किस तरीके से आया? देखिए राइट एंगल ट्राइंगल से ही इम्पीडेंस भी बना है। देखिए इम्पीडेंस का ये Z है, इम्पीडेंस का क्या है? ये Z है। ये इसका रिजल्टेंट हो गया किसका?
इसका और एक्सएल माइनस एक्सी का। बात को बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। ये मैं किसके द्वारा बना दिया, इसके द्वारा, इम्पीडेंस के द्वारा ये एक सर्किट बना दिया। तो ये Z है, ये R है, ये एक्सएल माइनस एक्सी का। ये मैंने कैसे ड्रॉ करा है, कुछ बच्चे नहीं जान रहे होंगे तो भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये तो इसका रिजल्टेंट है इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों कंबाइन है, जुड़े हुए हैं। तो ये हुआ Z आपका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कहाँ पे बनेगा, इनके बीच, इनका जोड़, रिजल्टेंट यानी इन दोनों का जोड़, R का और एक्सएल माइनस एक्सी का। तो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में भी यही चीज बताई गई है कि ये इसका रिजल्टेंट होता है हाइपोटेन्यूज, बेस और प्लस परपेंडिकुलर, इनका साथ जोड़ के ये बनता है आपका। तो आप देखिए ये मेरा रेजिस्टेंस है, मैंने यहीं पे क्यों बनाया, क्योंकि ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस है, और एक्सएल माइनस एक्सी इमेजिनरी एक्सिस पे बनेगा, क्योंकि ये एक स्टोरिंग एलिमेंट है। दैट इज व्हाई ड्रॉ ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो आप यहाँ से समझ रहे होंगे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका फाई एंगल है। इसी से ही आपसे पूछ लिया जाता है कि cos फाई क्या होगा। cos फाई क्या होगा आपको मैं बता दूं, बी अपॉन एच, जो बी अपॉन एच होता है वो आपका क्या होता है, cos फाई होता है। यही हमारा पावर फैक्टर भी होता है। तो कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है पावर फैक्टर क्या होगा इसके रिगार्डिंग, इस सर्किट के रिगार्डिंग, जब VL ग्रेटर देन VC होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो cos फाई बी अपॉन एच लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, याद रखना इसको। देखिए मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहता बेसिक्स के बारे में, तो आप पढ़िए थोड़ा सा। साइन फाई होता है P अपॉन एच, cos फाई होता है B अपॉन एच, यानी आप B अपॉन एच, P अपॉन एच समझ रहे होंगे। P यानी परपेंडिकुलर, H अपॉन हाइपोटेन्यूज, B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही tan फाई होता है क्या, P अपॉन B। तो ये आप याद भी रखिएगा इसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक। तो cos फाई यानी पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, B अपॉन एच। तो B कितना है, देखिए बेस R, ये बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया R बाई जेड। तो R बाई जेड ये हमारा पावर फैक्टर हो जाता है। ये भी न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, चाहे सीरीज RLC सर्किट हो, चाहे RL सर्किट हो या RC सर्किट हो। वैसे अधिकतर RL सर्किट और सीरीज RLC सर्किट से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें Z क्या होता है आपको मैं बता दूं, Z को वही आप इसे खोल के बताएंगे कि Z होता है आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो टोटल अमाउंट ऑफ Z आप ऐसे निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर R आपको पता होगा, तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो अब क्या चीजें सीखी हमने इस पूरे सर्किट से, सीरीज RLC सर्किट से, हमने सीखी इम्पीडेंस, ठीक है, V इक्वल्स टू आई जेड, और ये आपका इम्पीडेंस। कभी कभार इससे भी एक फॉर्मूला पूछ लिया जाता है V इक्वल्स टू आई जेड से। कभी आपको बोल दिया जाएगा कि I करंट दे दिया और Z भी आपको ये वैल्यू दे दी, तो पूछेगा वोल्टेज बताइए क्या होती है। तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, इस फॉर्मूले को भी याद रखना, V इक्वल्स टू आई जेड, ठीक है। पावर फैक्टर भी आपको याद हो गया, और एंगल भी आपको याद हो गया 10 पाई का। ये जो एंगल निकाला हुआ है याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो इसके द्वारा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा है, और ये वाला जो पावर फैक्टर है वो इसके द्वारा आया हुआ है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे हम किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछ लेता है, cos फाई इक्वल्स टू R बाई जेड। कुछ बच्चे जो मेरे यहाँ पे कोचिंग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में R बाई जेड पूछ लिया जाता है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। तो आपको मैं आगे फर्दर क्या बताता हूँ, रेजोनेंस कंडीशन के बारे में, इसी के द्वारा मैं रेजोनेंस कंडीशन के बारे में भी बताता हूँ, ठीक। देखिए अब रेजोनेंस कंडीशन के बारे में बात करता हूँ। रेजोनेंस कंडीशन ये भी बहुत कई बार आ चुकी है एग्जाम में, तो आप इसको भी ध्यानपूर्वक देखें। रेजोनेंस कंडीशन होती क्या है, रेजोनेंस कंडीशन एक्चुअल में होती ये है कि जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारी रेजोनेंस कंडीशन होती है। आपको तो पता होगा
कि V इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया V इक्वल्स टू आई Z होता है और Z की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये तो जान ही गए हैं। तो अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा, ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ रेजोनेंस कंडीशन, एक्सएल एक्सी के बराबर, तो एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया तो ये तो दोनों कट जाएंगे और कट गए तो फिर z किसके बराबर हुआ, अंडर रूट आर स्क्वायर के। ये इससे ये रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो बचता क्या है, z इक्वल्स टू आर। तो याद रखना है आपको कि जो रेजोनेंस कंडीशन है उसमें वी एल आई सॉरी एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाएगा, ये कंडीशन है जिसके द्वारा हमें एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट ही मिल जाता है, यानी इम्पीडेंस जो है रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, जिसमें कोई भी आपकी इंडक्टर और कैपेसिटर को नहीं रखा गया है, कंसीडर नहीं करा गया है, सिर्फ एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट इसमें रह जाएगा। तो Z इक्वल्स टू आर फॉर रेजोनेंस कंडीशन के है। तो कभी कभार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी आपको बता दूं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको मैं अगर यहाँ पे बताऊं, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, एक्सएल एक्सी के बराबर होता है। तो एक्सएल को हम क्या लिखते हैं, एक्सएल को लिखते क्या है, ओमेगा एल, पता चल गया होगा आई होप, ओमेगा एल, और एक्सी को 1 बाय ओमेगा सी लिखते हैं। जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए इसकी, तो ये यहाँ पे पहुंचेगा ओमेगा स्क्वायर एल सी इक्वल टू 1। सही है या नहीं है, सब देख रहे होंगे बड़े ध्यानपूर्वक, देखिए इसको। अब ओमेगा है स्क्वायर, तो मैं 1 बाई एल सी को नीचे ले आया, ठीक है। अब ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, होल का भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर 1 का मैं लिखता अंडर रूट 1 का 1 ही होता है, तो 1 बाई रूट एल सी लिख लिया मैंने। मुझे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं ओमेगा को क्या लिखूं, 2 पाई एफ, ओमेगा होता है 2 पाई एफ रूट एल सी। तो फ्रीक्वेंसी क्या मिली, फ्रीक्वेंसी मिली 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। इसको मैं एफ आर लिख लेता हूँ, आर स्टैंड फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई होगी, ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ये रेजोनेंस कंडीशन क्या है या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। रेजोनेंस कंडीशन तो वही होती है कि जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस इंडक्टर का और कैपेसिटर का बराबर हो जाता है, उसे हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, कि जब ये कंडीशन बैलेंस हो जाती है। ये कब बैलेंस होगी, जब ये बैलेंस होगी तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी एफ आर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक सीरीज आरएलसी सर्किट में पढ़ा चुका हूँ, बहुत मज़ा आया होगा यहाँ तक आपको सीरीज आरएलसी सर्किट तक करने में। लेकिन इसका बेनिफिट तभी है जब आप प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट एंड सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट, तब आप जान पाएंगे सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है, नेक्स्ट टॉपिक ये है पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।